हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल अपना इंस्टीट्यूट। क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मज़े में होंगे। तो हम देख रहे थे क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जिसमें ही हमारा होने जा रहा है पार्ट नंबर 4। ठीक है ना। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म इन मैटर। ठीक है ना। पिछले पार्ट में, पार्ट नंबर 3 में, हमने इसका इंट्रोडक्शन ले लिया था कि मैटर के अंदर मैग्नेटिज्म का अराइज क्यों होता है। ठीक है ना। ये हमने पिछले पार्ट में पढ़ लिया था। ठीक है ना। आज के पार्ट में हम कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे जो जो यूज़ होती है पेपर में। ठीक है ना। वो सवाल पूछता है जिससे एग्जामिनर, और भी बहुत सारी चीज़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। हमारा फील आ रही है ना भी पढ़ते हुए? फील आनी चाहिए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। सर आप हर वीडियो में ही बोलते हो। बोलना पड़ता है यार, फील आनी जरूरी है। ठीक है ना। तो चलो आज शुरू करते हैं। अब देखो, मैंने तुम्हें बताया कि मैग्नेटिज्म इन मैटर होता क्यों होता है सर? जो अपना एटम है उसके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन के चलने से क्या बनता है? करंट बनता है। करंट की वजह से क्या आती है? मैग्नेटिक फील्ड आती है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या आता है? मैग्नेटिक मूवमेंट आता है। मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से क्या आता है? मैग्नेटिज्म आ जाता है। ठीक है ना। ये बातें मैं तुम्हें बता चुका हूँ। वैसे तो ये डायरेक्टली यहीं से आप रिलेट कर सकते हो कि करंट है तो मैग्नेटिज्म है, करंट है तो मैग्नेटिज्म है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना। आज के वीडियो में हम इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट। पहला टर्म है हमारा आज का मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। तो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है, वेक्टर ही है ये। ठीक है ना। अब देखो, इसको हम यहाँ पे आई से डिनोट कर रहे हैं। वैसे एनसीईआरटी में इसको एम से डिनोट करा है। ठीक है ना। एनसीईआरटी में भी लिख लो, एनसीईआरटी में इसको एम से डिनोट किया है। क्यों सर एम से डिनोट किया? आप क्यों उससे कर रहे हो? फिर देखो, हमने एम से मैग्नेटिक डाइपोल को भी किया है ना भाई। मैग्नेटिक डाइपोल को भी किया, तो मैं इसको भी अगर एम से कर दूंगा तुम कंफ्यूज हो जाओगे दोनों में। ठीक है ना। इसलिए मैं इसको आई से करता हूँ। ठीक है ना। कई कई किताबों में आई से भी किया, ऐसा नहीं कि आई से कहीं नहीं है। कई किताबों में आई से है, कई किताबों में एम से है। ठीक है ना। लेकिन मैं आई से कर रहा हूँ। ठीक है। तो देखो भाई, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर क्या होता है? अब आपके पास ये एक एटम है, ये एक मैटर है कोई भी। इसके अंदर बहुत सारे एटॉमिक डाइपोल होंगे, मैंने बताया था। बहुत सारे अलग अलग दिशा में अलाइंड एटॉमिक डाइपोल होंगे। अब इन डाइपोल का ध्यान सुनना, अगर मैं नेट मैग्नेटिक मूवमेंट देखूँ, ध्यान सुनना, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट देखो अगर मैं डाइपोल, कितना होगा? नेट मैग्नेटिक मूवमेंट देखूँ पर यूनिट वॉल्यूम में, ध्यान सुनना ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इनका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट देखूँ पर यूनिट वॉल्यूम में, ध्यान से सुनना फिर से, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट देखूँ पर यूनिट वॉल्यूम में, वो कितना होगा? उसी को हम कहते हैं मैग्नेटाइजेशन वेक्टर आई। मतलब एक यूनिट वॉल्यूम मैंने यहाँ से कंसीडर कर ली, और इस यूनिट वॉल्यूम में कितने डाइपोल हैं, इनका नेट क्या आ रहा है, वो मैंने देख लिया, वो होता है मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। नोट करो इस बात। ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई इज इक्वल टू एम नेट, जो मैग्नेटिक मूवमेंट को दिखाता है, अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इसके ऐसे यूनिट भी लिख लो। मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट क्या होती है बताओ भाई? एम इज इक्वल टू आई ए, तो होता है एम्पियर। करंट की क्या होती है, सॉरी क्या है ये, एरिया। एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, और यहाँ वॉल्यूम की क्या है? मीटर क्यूब। तो ये मीटर स्क्वायर से मीटर का क्यूब कट गया, तो एम्पियर पर मीटर आया। कितनी है ये एसआई यूनिट इसकी? एम्पियर पर मीटर आई। कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। ठीक है। तो ये इसकी एसआई यूनिट है, एम्पियर पर मीटर। ठीक है। नोट करेंगे, कुछ नहीं है। फील क्या है सर इसकी? देखो, बहुत बड़ा एटम था, बहुत बड़ा मैटर था, इसके पर यूनिट वॉल्यूम में मैंने देख लिया अभी कितना मैग्नेटिक मूवमेंट है। ध्यान से सुनना, इसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मूवमेंट है वो मैंने देख लिया। अब वो जब मैंने देख लिया, ध्यान से सुना, फिर से बार बार देखता हूँ, जब मैंने नेट मैग्नेटिक मूवमेंट देखा, और उसको जब नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जब मैंने देखा इसके पर यूनिट वॉल्यूम में, उसी को मैंने क्या कहती है? मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। ये इसका मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है। ठीक है ना। इसका फायदा क्या होता है कि हमें एक यूनिट वॉल्यूम का पता है तो पूरे मैटर का निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर किसी मैटर का आपको मैग्नेटाइजेशन वेक्टर पता है तो आपको पता चल जाएगा कि उसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है। ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत है? अरे मेरी कोई दिक्कत नहीं है, आसान है ना। क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। देखो, मान लो आपको क्या रखा है, एक बार मैग्नेट है आपके पास। क्वेश्चन, एक बार मैग्नेट है आपके पास जिसकी पोल स्ट्रेंथ एम दे रखी है आपको, लेंथ इसकी 12 दे रखी है आपको, और क्रॉस सेक्शन एरिया आपको ए दे रखा है, कैपिटल है। आपको कैलकुलेट करना है इसका मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। कैलकुलेट आई, कैसे करोगे कैलकुलेट बताओ?
कैसे करो कैलकुलेट? सर आई का फॉर्मूला पता है, मैं देखो पहले ट्राई करो, देखो पॉज करो खुद ट्राई करो। आई का फॉर्मूला पता है हमको, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। बिल्कुल सर। अब मान लो ये बार मैग्नेट है, ठीक है, ये इसका साउथ पोल मान लो, ये इसका नॉर्थ पोल, ठीक है ना। अब इसका ये इसका एम स्ट्रेंथ दे रखी है, तो इसकी भी एम हो गया ना, पोल स्ट्रेंथ एम है दोनों की, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस आपको कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। क्रॉस सेक्शन एरिया भी दे रखा है, मतलब ऐसा है कुछ, ये क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है आपको ए। आपको निकालना है क्या इसका मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। अब मैग्नेटाइजेशन वेक्टर के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? इसका मैग्नेटिक मोमेंट, जो कि होता है आई इंटू ए। देखो आई क्या है, सॉरी इसमें आई इंटू ए नहीं लगेगा, इसमें लगेगा आपका एम इंटू 12 वाला फॉर्मूला है ना भाई। ये भी तो होता है मैग्नेटिक मोमेंट का, ये फॉर्मूला भी तो होता है। जैसे ये मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल है ना भाई। मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब क्या है? वही मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे आप डाइपोल मूवमेंट निकालते थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जब निकालते थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जब निकालते थे तो क्या करते थे? क्या करते थे? जो चार्ज होता था उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते थे, है ना। चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज को मल्टीप्लाई कर देते थे, वैसे यहाँ पर भी आपको मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई कर देना है डिस्टेंस से, ऐसे निकल जाएगा यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। दो फॉर्मूले होते हैं इसके, ठीक है। एक तो ये वाला होता है बार मैग्नेट के लिए मैंने बताया था, एक वो वाला होता है आई इंटू ए वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये वाला लगाएंगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितनी है इसकी? देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ 12 है, तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? ए इंटू 12 है ना भाई। एरिया को, ये इस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे, वॉल्यूम मिल जाएगी। तो ए इंटू 12, 12 से 12 कट गया, तो एम बाई ए क्या आया इसका? मैग्नेटिक मोमेंट आया, ठीक है। हाँ ठीक है। तो ये क्या है आपका? इसका मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है इसका, ठीक है। तो ये आया एम क्या है इसमें? पोल स्ट्रेंथ है, ये भी देखिए एम है इसमें पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। तो बार मैग्नेट का कैसे निकालोगे मैग्नेटाइजेशन वेक्टर? पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला चीज़ पढ़ते हैं। अब देखो अगली चीज़ को पढ़ने से पहले एक चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अगर मान लो आपके पास एक मैटर है, इसमें अलग अलग दिशा में अलाइन रखे हैं डाइपोल, तो अगर आपने बाहर से एक बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, तो अब ये डाइपोल एक दिशा में लाइन होने की कोशिश करेंगे सारे, मतलब सारे तो नहीं हो पाएंगे, थोड़े बहुत दूर दूर रहेंगे, ठीक है। तो अब जो अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी डाइपोल की, एक मतलब डायरेक्शन होने की वजह से, जो बी इंटरनल होगी वो हमेशा बी एक्सटर्नल से ज़्यादा होगी। ये बात भी नोट करो। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों सर बताओ? ऐसा इसीलिए क्योंकि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है एटम के मैग्नेटिक या डाइपोल्स की वजह से बन रही है। हर एक डाइपोल की ऐड हो रही है, तो बहुत सारे डाइपोल की वजह से बन रही है, और यहाँ पे इसकी है बाहर भी, इसकी वजह से ये बनी। तो ये जो होगी ये इंडिविजुअली तो ज़्यादा होगी। समझ पा रहे हो मेरी बात को? समझ पा रहे हो मेरी बात को? हमने ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा कि जो इस वाली फील्ड से ये वाली फील्ड ज़्यादा होती है ना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे डाइपोलों से मिलकर बनती है, इसलिए ज़्यादा होती है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत। अब पढ़ते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं, कैपिटल एच से। वेक्टर है सारे, ठीक है ना। इसको हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है। तो देखो भाई समझिए, ये मान लो आपके पास एक मैटर है, इसमें एटॉमिक डाइपोल अलाइन हो रखे हैं सारे। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। आपने बी एक्सटर्नल लगा दिया, एक्सटर्नल फील्ड आपने लगा दी, आपने एक्सटर्नल फील्ड एक लगा दिया। ध्यान सुनना मेरी बात को। अब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी ना इस मैटर में, नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मैटर, अंदर मैटर के अंदर, इनसाइड मैटर इज ड्यू टू टू फैक्टर्स। दो फैक्टर्स की वजह से, दो चीज़ों की वजह से अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी इसके। क्या? पहला फैक्टर लिखेंगे सारे। पहला फैक्टर है इंटरनल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर। देखो इंटरनल फैक्टर क्या है? इंटरनल फैक्टर है कि अंदर किसी चीज़ की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अंदर क्या चीज़ की वजह से बनती है सर? अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल की वजह से। नोट करेंगे इसको। अंदर क्या हो रही है? अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल हो रही है, जिस वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट बन रहा है, सॉरी जिस वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट बन रहा है और मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ मैग्नेटाइजेशन अकर हो रही है, सम मैग्नेटाइजेशन अकर। और जब मैग्नेटाइजेशन आ गया तो क्या आएगा? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई, है ना। मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी भी आएगी, या मैग्नेटाइजेशन वेक्टर बोल दो उसमें, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर भी आएगा। तो कुछ मैग्नेटाइजेशन होगा तो आई होगा कुछ ना कुछ, पक्का पक्का, है ना, क्योंकि डाइपोल आए तो आई पक्का पक्का होगा, ठीक है। सेकेंड फैक्टर आता है इसका एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर है कि भाई मान लो आपके पास कोई करंट कोई
ठीक है ना। या ऐसा समझ लो कोई एक्सटर्नल फील्ड आपने लगाई है, एक्सटर्नल फैक्टर क्या हो सकता है, एक्सटर्नल फील्ड आपने लगा दी बाहर, है ना, ये एक्सटर्नल फील्ड जैसे मैंने लगा रखी है, इसकी वजह से अलाइनमेंट हुई, या फिर आपने कोई सॉरी करंट कॉइल ले लिया, है ना, भी करंट कॉइल भी अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, उस वजह से भी हो सकता है, करंट कॉइल ले लिया उस वजह से भी होगी, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से क्या बनेगी, ध्यान से सुनना, फिर से नहीं बताऊँगा, इन दोनों की वजह से बनेगी मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इन दोनों की वजह से बनेगी मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, और लिख लो इसको मैग्नेटाइजिंग, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें इसकी वजह से बनेगी, ठीक है ना। जो बाहर आपने लगाया ना मैग्नेटिक फील्ड इसको अलाइन करने के लिए, उन दोनों की वजह से एक मैग्नेटिक इंटेंसिटी मिलेगी इसको, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हो इसको, ठीक है ना। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाएगी इस वजह से, ठीक है। तो दो फैक्टर कौन से, इंटरनल फैक्टर हो गया आई, मैग्नेटाइजेशन फैक्टर अंदर डाइपोल की वजह से बनाई, और बाहर वाला फैक्टर क्या होगा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलते हैं इसको, जो अपने बाहर लगाया ना फैक्टर, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी, एच, यही एच होता है, यही एच है जो बाहर आपने फैक्टर लगाया है, ठीक है। अब इनके फॉर्मूले देखते हैं कैसे निकालते हैं, इसको नोट करो, कर लिया नोट, देखो स्क्रीनशॉट लेके, स्क्रीनशॉट ले लिया करो या नोट कर लिया करो साथ के साथ, ठीक है। अब ध्यान से सुना, अब मैंने आपको बताया कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, बी नेट है जो, वो किसकी वजह से है, वो एक तो एच की वजह से है प्लस आई की वजह से, ये मैंने आपको बताया, है ना। एक मैग्नेटिक इंटेंसिटी की वजह से, एक मैग्नेटाइजेशन वेक्टर की वजह से, अंदर इंटरनल फैक्टर आउटरनल फैक्टर, तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो बी नेट है, अभी डायरेक्टली इक्वल तो भी लिखेंगे, ठीक है। अब देखो, अब जो बी नेट है वो इक्वल होता है म्यू नॉट बाई एच प्लस आई के, यहाँ पे म्यू नॉट क्या आ गया, कॉन्स्टेंट आ गया, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन हटाना तो कॉन्स्टेंट आएगा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, आप याद है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू कितनी होती थी, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, नोट करेंगे, ठीक है। तो ये जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है कहाँ है, ये इनसाइड द मैटर, अंदर वाली है ना मैटर है, तो इनसाइड द मैटर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू नॉट इंटू एच प्लस आई के बराबर है, मतलब जो अंदरला फैक्टर है इसका और जो बाहरला आपने लगाया दोनों को ऐड करके आती है मैग्नेट, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से आप एच का फॉर्मूला निकाल सकते हैं ना, एच का फॉर्मूला तो नहीं बताया मैंने आपको भी, है ना। तो यहाँ से आप एच का फॉर्मूला निकाल सकते हो, म्यू को डिवाइड में लेके जाओगे और इसको माइनस कर दोगे, तो बी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट माइनस आई वेक्टर, ठीक है। तो ये आपका एच का फॉर्मूला बन जाएगा कि बी नॉट बाई म्यू नॉट से आप डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाएगा, और इसकी यूनिट एसआई यूनिट इसकी सेम है, एम्पियर पर मीटर, यहाँ से आप निकालोगे तो ये डिवाइड करके इसको इसमें माइनस करोगे तो सेम यूनिट आएगी इसकी, ठीक है। क्लियर 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 है भाई। ये होता है आपका क्या, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और ये होता है मैग्नेटाइजेशन फैक्टर, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होता है, एक अंदरला फैक्टर है एक बाहरला फैक्टर है, दोनों की वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, इन दोनों की वजह से टोटल अंदर की मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, इसीलिए दोनों से मतलब एच से ज़्यादा होती है, ठीक है ना। इसलिए जो बाहरली मैग्नेटिक फील्ड है ज़्यादा होती है, उसको भी ऐड करके बन रही है ना, उसको भी ऐड करके बन रही है और कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड हो रहा है, इसलिए दोनों से ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर है। अब एक और चीज़ मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, यहाँ से मैं एक और चीज़ भी लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं एक और चीज़ क्या लिखता हूँ कि देखो भाई जितना ज़्यादा बाहरली मैग्नेटिक फील्ड होगी, जितनी ज़्यादा बाहरली मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ज़्यादा ही एच होगा, है ना भाई, जितनी ज़्यादा, मैं क्या कह रहा हूँ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर मैंने बढ़ा दी तो उतना ज़्यादा एच हो जाएगा ना भाई, बाहर ये तो बाहरली मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक वेक्टर, क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक वेक्टर, है ना, मैग्नेट, ये होती है मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, ये होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, है, ये तो बाहरले पे डिपेंड करता है, ये तो बाहरले पे डिपेंड करता है, तो आई बढ़ जाएगा, अगर एच बढ़ जाएगा तो आई भी तो बढ़ जाएगा, है ना, जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ज़्यादा ही डाइपोल लाइन होगी, मतलब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एच के, बोलो हाँ के ना, बिल्कुल लिख सकते हो। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम लिखते हैं आई जो है वो इक्वल है काई इंटू एच के, ठीक है ना, काई बोलते हैं इसको सिंपल, ठीक है, काई इंटू एच के, और ये काई क्या होता है, ये होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसकी डिटेल्स बाद में देंगे आपको, टेंशन मत लो, सर क्या क्या पढ़ा रहे हो आप मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी, ठीक है, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी, ठीक है। ये अभी के लिए इतना समझ लो कि ये कांस्टेंट है, ठीक है ना, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जो डिपेंड करता है मटेरियल पे, अलग अलग मटेरियल का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अलग अलग होगी, ठीक है, डिपेंड करेगा मटेरियल पे और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है,
ठीक है, वो भी बताएंगे आपको आगे, ठीक है ना, अभी क्लियर ना समझिए। हर एक मैग्नेट का अलग अलग, देखो भाई हर एक मैटर जो है अब उसके अंदर अलग अलग प्रकार के एटम है, हर एक एटम के अंदर अलग अलग अपने अपने टाइप के एटम है, तो हर एक एटम का अपना अपना मतलब इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग है, इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग है, तो अपने हिसाब से वो अरेंज होंगे, तो अपने हिसाब से अरेंज होंगे, तो ये उनका काई चेंज होता रहेगा, हर एक का काई चेंज होता है। कुछ ऐसे एटम होते हैं जो एकदम से अलाइन हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं होते, जो जिद्दी होते हैं, आइडियल होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं, अभी पढ़ाऊंगा आगे जाके आपको, ठीक। तो उनका जो ये है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू वो ज़्यादा कम होती रहे, ठीक, ज़्यादा होती है कम होती है उस हिसाब से, ठीक है, आगे बताएंगे आपको सारा कुछ, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, इतना नोट करो अभी, ये 3 फॉर्मूले अभी मैंने आपको पढ़ाए, नोट करो जल्दी से नोट करो, कर लिए नोट। अब देखो भाई नेक्स्ट, अब मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से समझना मेरी बात को, देखो मेरे को पता लग गया सर बी नेट जो है वो इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू एच प्लस आई के। अब मैंने अभी पढ़ा कि आई जो है वो काई इंटू एच है, अब मैं यहाँ आई की जगह काई इंटू एच लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से ध्यान से देखो, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से एच को कॉमन उठा लेता हूँ, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट 1 प्लस काई इंटू एच, है ना, एच मैंने कॉमन उठा लिया बाहर, ठीक। तो अब मैं यहाँ से इसको लिखता हूँ, ध्यान सुनना, यहाँ पे मैं अब मैग्नेटिक फील्ड को लिखता हूँ B इज इक्वल टू, ये जो पूरी चीज़ बनी ना म्यू नॉट इंटू 1 प्लस एक्स, इसको मैं लिख देता हूँ म्यू एम जो होती है परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, और ये होती है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मीडियम, मैं बताएंगे इसको, इंटू एच ये लिख सकता हूँ, ये चीज़ होती है। अब देखो ये मैंने क्यों लिखा, ध्यान सुनो, मैंने आपको भी बताया कि हर एक मटेरियल का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अलग अलग होगी। अगर हर एक मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अलग अलग होगी तो उनके लिए ये जो वैल्यू आएगी पूरी की पूरी, ये जो पूरी की पूरी वैल्यू आएगी अलग अलग आएगी, जिसको मैंने म्यू एम बोल दिया। इस म्यू एम को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, क्यों मीडियम कितना परमिट कर पा रहा है ऐसा समझिए, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, हर एक मीडियम के लिए अलग अलग आएगी। अगर हर एक मीडियम के लिए ये चीज़ अलग अलग आएगी, तो मतलब ये इसको भी अलग अलग कर देंगे वी एम को, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल हो जाएगी, ठीक है। ये एच तो कांस्टेंट ही है भाई, जितनी मैग्नेटिक फील्ड में देखो ये तो मैंने कांस्टेंट कर दिया, ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैंने उतनी ही फील्ड, मान लो एक मैंने कॉपर के एटम के पास लगाई, उतनी ही फील्ड मैंने एक मान लो ग्लास के एटम के पास लगाई, तब दोनों सेम तरीके से थोड़ी मैग्नेटाइज होंगे, कोई एक ज़्यादा होगा एक कम होगा। तो ये एच की वैल्यू मैंने सेम रखी, लेकिन इनका क्योंकि ये अलग था, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ये अलग थी, जिस वजह से ये जो पूरी वैल्यू आई ना, इसको मैंने ये कर दिया, और इसको मैंने बोला ये परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, ये क्या है, ये अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होगा। अगर ये ज़्यादा होगा, ये तो कांस्टेंट है, अगर ये ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, अगर ये कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाएगी। बोलो हाँ, इतना क्लियर है, ठीक है। अगर कोई मटेरियल ही नहीं है, एक और बात, इफ देयर इज नो मटेरियल, अगर कोई मटेरियल ही नहीं है, मतलब वैक्यूम है, अगर आपके पास कोई मटेरियल ही नहीं है, यानी कि या फिर वैक्यूम है, ऐसे भी कर सकते हो, तो आई जीरो हो जाएगा भाई, कोई डाइपोल अलाइन ही नहीं होंगे, कोई डाइपोल अलाइन नहीं होंगे, तो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर ही नहीं होगा, क्योंकि वैक्यूम में थोड़ी डाइपोल होते हैं, नो डाइपोल्स इन वैक्यूम, ठीक है, आई जीरो हो गया। अब ध्यान सुनना, अब जो बी नॉट होगा वो सिर्फ एच की वजह से होगा, तो बी नॉट हम लिखते थे ना एच प्लस आई, अब आई तो चला गया, तो इसको रब कर दो, तो म्यू नॉट इंटू एच बन जाएगा इसका फॉर्मूला, वैक्यूम में, इन वैक्यूम। और यहाँ पे ये जो आएगी ना म्यू नॉट, ये परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम आएगी, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम आएगी यहाँ पे, नोट करो इसको भी, ठीक है ना, ये परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम आएगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्योंकि वैक्यूम में तो कोई, मान लो वैक्यूम का मतलब क्या है, कोई मटेरियल नहीं है, तो कोई मटेरियल को आप मैग्नेटाइज कैसे करोगे, तो मतलब सिर्फ आपने बाहरली मैग्नेटिक फील्ड ऐसी लगा दी, ठीक है ना, तो इतनी मैग्नेटिक, ठीक है, क्लियर है, अरे नहीं क्लियर है, क्लियर होगा, ठीक है ना, ठीक है भाई, अरे भी ठीक है, इतना क्लियर, ठीक है। देखो अब मैंने आपको 3 फॉर्मूले पढ़ा दिए, ठीक है ना, एक पढ़ाया मैंने आपको इंटेंसिटी वाला, एक पढ़ाया मैंने आपको मैग्नेट इंटेंसिटी का है, ये मैग्नेटिक वेक्टर है, ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, और एक पढ़ाया मैंने आपको अभी बी नेट का, और एक आपको ससेप्टिबिलिटी भी पढ़ा दिया, ठीक है। ये है इंटरनल फैक्टर, ये है एक्सटर्नल फैक्टर, ये इन दोनों पर ही डिपेंड करता है, इसका फॉर्मूला क्या बताया था, म्यू नॉट एच प्लस आई, बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल सर। इसका फॉर्मूला यहाँ से एक्स जब रखा, एच जो है वो डायरेक्टली आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एच के, क्योंकि जितनी ज़्यादा बाहरली मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज़्यादा आई बढ़ता जाएगा, तो आई बराबर आया था काई एच के, इसकी जगह जब ये रखा तो क्या फॉर्मूला बना था, इसकी जगह जब ये रखा तो बी नेट का फॉर्मूला बना था हमारा म्यू नॉट
1 प्लस एक्स कॉमन लेके एच आ गया था बिल्कुल सर, इसको मैंने बोल दिया म्यू एम, ये मटीरियल हर एक मटीरियल का अलग अलग होगा, तो बी एम यहाँ से आ गया था म्यू एम अपॉन में म्यू एम इंटू एच, ये बात होती है, ये बात है, ठीक है, ये बात क्लियर है सबको सर? अरे भाई क्लियर है। अब देखो रिलेटिव परमिएबिलिटी एक टर्म आती है इसमें, रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है? रिलेटिव परमिएबिलिटी को तुम्हें समझ आना चाहिए, ठीक है ना? क्वेश्चन में कहता है रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी कुछ नहीं है म्यू आर, ये रिलेटिव परमिएबिलिटी है, ये म्यू एम बाय म्यू नॉट। वैक्यूम के साथ जब ये होती है मटेरियल की, ये होती है वैक्यूम की, ठीक है ना? तो आपको क्या करेगा, वो कहेगा कि रिलेटिव परमिएबिलिटी दे देगा किसी मीडियम की, ये क्या है रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है वो वैक्यूम से कंपैरिजन होता है, मतलब कि वैक्यूम का कंपैरिजन कितनी जा रही है, डिवाइड किया ना, जैसे आपने रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ा था, तो वो भी वैक्यूम के साथ कंपैरिजन था, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता था यहाँ ना, तो ये भी वैसे ही है, तो म्यू नॉट दे देगा कितना टाइम्स है जो मटेरियल की, ऐसा समझो, ठीक है? तो वैक्यूम से कितने टाइम्स है मटेरियल की, तो वो बता देगा आपको, ठीक है? तो ये होता है आपको, ठीक है, क्लियर? कितनी होती है इसकी वैल्यू, मेरे ख्याल 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 वैक्यूम की फ्री स्पेस की, ऐसा होता है, ठीक है? तो इसका ये दे देगा आपको, आपको मटेरियल की पता करनी है तो उसको इधर ले जाओ, है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? अरे भाई क्लियर है ना, क्लियर है ना, ठीक है? ठीक है ना, फील आ रही है ना भाई, फील आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अब इसमें एक सवाल कर लेते हैं जल्दी से। एक सॉलिनॉइड है आपके पास, एक सॉलिनॉइड है आपके पास, मान लो उसका रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर आपको दे रखा है 400, अगर सॉलिनॉइड जो है उसमें 1000 टर्न्स है पर मीटर, एन दे रखे हैं आपको, टर्न नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं आपको 1000, ठीक है ना? मान लो ऐसा नंबर ऑफ टर्न्स मान लो 1000 दे रखे हैं आपको, ठीक है? और उसमें करंट भी दे रखा है, मान लो 2 एम्पियर का, आपको फाइंड करना है पहली चीज एच मैग्नेटाइजेशन वेक्टर इंटेंसिटी, सॉरी मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, सेकंड आपको फाइंड करना है टोटल मैग्नेटिक फील्ड, थर्ड आपको फाइंड करना है आई, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, अब आपको कह रखा है कि अब आपको जब कुछ नहीं दे रखा होता तो आपको वैक्यूम मानना होता है कि वैक्यूम है सारा, ठीक है ना? ठीक है ना? अरे भाई ठीक है ना, वैक्यूम हो रहा है सारा काम, अब जब आपको कुछ नहीं दे रखा, ठीक है? क्योंकि देखो सॉलिनॉइड मटेरियल है, रिलेटिव परमिएबिलिटी कितनी दे रखी है वैक्यूम के हिसाब से, ठीक है? अब देखो आपको पता है, पहले वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो कुछ, मैंने आपको हिंट भी दे दिया इसका, हिंट भी दे दिया। अब आपको पता है सॉलिनॉइड की वजह से वैक्यूम में कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, बताया था मैंने आपको, V नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय Ni, बोलो वहाँ कितनी बनती है? अब आपको पता है वैक्यूम में बी नेट कितना होता था, मैंने आपको बताया था म्यू नॉट इंटू एच, म्यू नॉट इंटू एच कितना होता था, तो इसको इसके इक्वल रख दो, तो म्यू नॉट इंटू एच इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन आई, इससे ये कट गया, तो यहाँ से आपको एच मिलेगा कितना, एन इंटू आई, बोलो हाँ के बिल्कुल सर, ठीक है? ये टोटल टर्न्स नहीं है, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर, स्मॉल एन है, ठीक है? मैंने गलत दे दिया, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर है, स्मॉल एन होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर स्मॉल एन, ठीक है? अब देखो आपको एच निकालना है, एच बोल रहे हैं, तो एच कितना होगा, एन दे रखे हैं 1000 इंटू 2, कितना आ गया 2000 है, 2 इंटू 10 की पावर 3 लिख लो, उसको ज़्यादा बढ़िया लगेगी, एम्पियर पर मीटर इसकी वो होती है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। टोटल मैग्नेटिक फील्ड पूछी है बी नेट, तो मटेरियल की होगी बिल्कुल सर, इस केस में बी एम होगा, कितना होगा जल्दी बोलो, कितना होगा, म्यू एम इंटू एच, है ना? बताया था म्यू एम क्या होता था, मटेरियल की परमिटिविटी, अलग अलग उसकी अलग अलग होती है, कितनी दे रखी है देखो, कितनी दे रखी है देखो, कितनी दे रखी है देखो, देखो हमें म्यू एम नहीं दे रखा, हमें म्यू आर दे रखा है, तो म्यू आर से म्यू एम निकाल सकते हो, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू एम बाय म्यू नॉट, तो इसको इधर ले जाओ, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ म्यू एम इंटू म्यू नॉट इंटू एच, म्यू एम की वैल्यू, सॉरी म्यू आर था ना, हाँ म्यू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 400, म्यू नॉट कितना होता है, स्पेस का कितना होता है अपना, वो स्पेस का क्या होता है इसको, वैक्यूम, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू एच आपने निकाल लिया, वैसे वैल्यू रख लिया, निकल जाएगा बिल्कुल सर, निकल जाएगा, ठीक। अगला आई पूछा सर, इससे आसान तो कुछ पूछ ही नहीं सकता था वो, इससे आसान तो सर कुछ पूछ ही नहीं सकता था, आई पूछा इंटेंसिटी वेक्टर कितना होगा, देखो थर्ड वाला, आपको पता है बी एम जो है वो म्यू नॉट इंटू एच प्लस आई है, बोलो हाँ क्या, बिल्कुल सर एच प्लस आई है, ठीक है? अब बी एम कितना दे रखा है आपको, 1 दे रखा है, या आपको पहले बी एम निकालना पड़ता है वहाँ से, देखो भाई जब आप ये करके बी एम निकालोगे ना, इससे जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया म्यू
आर इंटू म्यू नॉट करके जब आप निकालोगे ना, म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू एच करके जब आप निकालोगे बी एम, तो ये आएगा आपका 1 टेस्ला, लगभग 1 टेस्ला, ठीक है ना, 1 आएगा, ठीक है ना। मेरे को तो पता है, मैंने कर रखा है क्वेश्चन, ठीक है ना, मेरे को तो सोल्यूशन भी पड़ा है, ठीक है, तो 1 आएगा, ठीक है। तो जब आप इसको यहाँ रखोगे तो 1 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच की वैल्यू आपको पता है, आपने निकाली थी, कितनी निकाली थी, 2 इंटू 10 की पावर 3 प्लस आई, ठीक है ना। आई की वैल्यू, इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ये आई निकाल लोगे सिर्फ, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल सब क्लियर, ठीक है ना। अरे भाई ठीक है, एच क्या होता था, सुनना बात को, अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर आपने तो वैक्यूम बोला था, आई तो 0 आना चाहिए, सुनना बात को, मैंने वैक्यूम किस सेंस में बोला, ध्यान सुना, वैक्यूम मतलब वैसा वैक्यूम नहीं है कि आप मटेरियल नहीं है, नो मटेरियल, वैसे नहीं है, मतलब समझो ऐसी बात है, देखो सुनो, जो एच है ना, एच है वो किसकी वजह से, सॉलिनॉइड है अपना, एच का मतलब है, एच का मतलब है, एच का मतलब है कि बाहर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, बाहर, बाहर मतलब सॉलिनॉइड से बाहर, बाहर, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, ये बाहर, ये बाहर, ठीक है ना, बाहर, ये बाहर। अब बाहर तो सॉलिनॉइड के कोई मटेरियल नहीं है ना, बाहर तो यहाँ है मटेरियल सिर्फ अंदर, तो बाहर के सेंस में तो आई 0 होगा ना, बाहर के सेंस में, देखो ये सॉलिनॉइड ही बाहर भी बनाएगा, अंदर भी है, इसके मैग्नेट भी अंदर भी होती है ना इसके। अब बाहर के सेंस में तो कोई मटेरियल नहीं है ना, तो इसीलिए मैंने इस केस में आई को 0 माना, इसीलिए मेरा फॉर्मूला म्यू एच बन गया सीधा सीधा, म्यू नॉट एच। लेकिन अंदर जब मैंने माना तो मैंने टोटल ली, क्योंकि इस वजह से भी होगी अंदर और इस वजह से भी होगी, इसीलिए। क्लियर है इतना, क्लियर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, कंसेप्ट है, इस पर न्यूमेरिकल लगा देना एक दो और, ठीक है ना, आपको क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतने रखते हैं इसको, अगली वीडियो से हम डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक पे पूछ जाएंगे सीधा, ठीक है ना। आज के लिए इतने रखते हैं, पढ़ाई करते रहो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो भी पढ़ा है उसको ज़िंदगी में उतारते रहो। थैंक यू वेरी मच।